हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 5 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 5 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मूवमेंट में टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। ऐसे एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, तो टेक्स्ट बुक जिसके टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 363 मॉक और एसएससी सीएचएसएल के लिए 282 मॉक, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक और इसके अलावा भी आईबी एशियो के जो कि आईबी के एग्ज़ाम है, इसके लिए आप लोगों को 76 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आरआरबी और एनटीपीसी की भी तैयारी के लिए कुछ 330 मॉक ये आप लोगों को मिल जाएंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफर भी चल रहा है, जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा, जिसमें कि 200 एग्ज़ाम के लिए 12,000 प्लस मॉक मिल सकेंगे। तो आपको स्टडी पॉइंट मतलब कि स्टडी 10 इस कूपन को अप्लाई करना है और इससे आप लोगों को 30 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो ये नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है आयशा अजीज के द्वारा, जो कि बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर से। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। इनकी उम्र है 25 साल। और देखिए, 2011 में सबसे कम उम्र में स्टूडेंट पायलट का लाइसेंस पाने वाली ये छात्रा बनी थी, तब इनकी उम्र थी 15 साल। और 2017 में इन्हें कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल गया। तो इसी के साथ भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है आयशा अजीज के द्वारा। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो राजेंद्र आर्या है, जो कि बीएससी के स्टूडेंट है और ये भी हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनी है। इनकी उम्र है मात्र 21 साल और कहाँ बनी है? केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में। यदि हम बात करें भावना कंठ की, तो हाल ही में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है, इसमें फायर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली, मतलब कि रिपब्लिक डे के परेड में फायर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। हिना जायसवाल की यदि हम बात करें तो कुछ समय पहले ही ये भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई हैं। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ का पद छोड़ने की घोषणा की है। तो सवाल ये है कि अब अमेजॉन के नए सीईओ कौन बनेंगे? तो जेफ बेजोस के स्थान पर अमेजॉन के नए सीईओ ये बनेंगे एंडी जेसी। एंडी जेसी जो कि 1997 से अमेजॉन से जुड़े हुए हैं और फिलहाल ये अमेजॉन वेब सर्विस के सीईओ हैं। तो ये 1 जुलाई 2021 से अमेजॉन के नए सीईओ का पदभार संभालेंगे। यदि हम बात करें अमेजॉन की, जो कि एक प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी है, इसकी स्थापना जेफ बेजोस के द्वारा 1994 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन यूएसए में। और देखिए, जेफ बेजोस की एक और कंपनी है, एक एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। तो देखिए, हाल ही में मतलब कि दिसंबर 2020 में जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है, इसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जल्द ही विश्व में पहली बार किसी महिला अंतरिक्ष यात्री को चांद पर ले जाया जाएगा ब्लू ओरिजिन के द्वारा। तो इनसे रिलेटेड इस कंपनी का नाम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में भारत के जो संदीप कटारिया है, ये बाटा के ग्लोबल सीईओ के रूप में अपॉइंट होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बाटा जो कि ग्लोबल फुटवेयर ब्रांड है। यदि हम बात करें अरविंद कृष्णा की, ये भी भारतीय मूल के हैं, जिन्हें भी हाल ही में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसके सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि भारतीय मूल के जो सत्या नडेला हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। हाल ही में भारत का पहला इम्प्यूटी क्लिनिक ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ में। और ये है क्या इम्प्यूटी क्लिनिक? तो देखिए, ये एक तरह का अंग काटने का क्लिनिक है। अब अंग काटने का क्लिनिक है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? तो देखिए, बॉडी का वह हिस्सा या कोई अंग जब खराब हो जाता है, मान लीजिए उंगली में इन्फेक्शन हो गया या पैर काटने की नौबत आ गई या हाथ काटना पड़ जाए, तो यदि बॉडी का कोई अंग खराब हो जाता है जिससे कि बॉडी के अन्य हिस्सों में इन्फेक्शन ना फैले और उसे काटने की यदि ज़रूरत पड़ती है, तो डेडिकली इसी कार्य के लिए ये जो भारत का पहला इम्प्यूटी क्लिनिक है, ये लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ से। मतलब कि यहाँ इम्प्यूटेशन का कार्य किया जाएगा और ये PGIMER के द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ में।
अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है भारत के पहले की, तो एक बार आप सभी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा इसी कोझिकोड में कुछ समय पहले ही भारत का पहला IWTC यानी कि इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर की स्थापना की गई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कुछ समय पहले ही भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है, जबकि दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। जबकि इसी चंडीगढ़ में कुछ समय पहले ही नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला डॉग पार्क ये स्थापित किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा बेंगलुरु में स्थित हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर, यहाँ एरो इंडिया शो 2021 का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। और इसी के दौरान इन्होंने तेजस विमान के मतलब कि तेजस दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन कर दिया है। तेजस के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ये भारत द्वारा विकसित एक जेट लड़ाकू विमान है और इस विमान का जो आधिकारिक नाम है तेजस, इसका जो नामकरण है ये मार्च 2003 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। और देखिए इसी तेजस विमान की उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री ये राजनाथ सिंह ही बने हैं। राजनाथ सिंह, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हाल ही में जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में किसने टॉप किया है? डेमोक्रेसी इंडेक्स या इसे आप कह सकते हैं लोकतंत्र सूचकांक। मतलब कि ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि ये बताता है कि किस देश का लोकतंत्र कितना सफल है। तो हाल ही में ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसमें पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर आइसलैंड और तीसरे स्थान पर रहा है स्वीडन। और अपने देश भारत की रैंकिंग इसमें रही है 53। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नॉर्वे के बारे में। आप यूरोप मैप में देख सकते हैं, ये है नॉर्वे की लोकेशन। नॉर्वे के पास ये जो आप देख रहे हैं ये तो है नॉर्वे, ये है स्वीडन और ये है फिनलैंड। तो नॉर्वे की यदि हम बात करें, इसकी कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई कि ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फलाना रिपोर्ट या फलाना इंडेक्स ये किस संस्था या संगठन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि लोकतंत्र सूचकांक है, ये रिलीज़ किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, हेडक्वार्टर स्थित है लंदन में और इसी में टॉप किया है नॉर्वे ने। अब देखिए इस क्वेश्चन में इंडेक्स टॉप किए जाने की बात की जा रही है, तो एक बार आप सभी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यदि हम नॉर्वे की ही बात करें, तो अभी हाल ही में मतलब कि दिसंबर 2020 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक रिलीज़ किया गया था, इसमें टॉप पर रहा था नॉर्वे। अपने देश भारत की रैंकिंग थी 131। इसके अलावा कुछ समय पहले ही जो ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज़ किया गया, मतलब कि दुनिया का सबसे शांत देश, ये बना था आइसलैंड। अपने देश भारत की रैंकिंग थी 139। इसके अलावा कुछ समय पहले ही जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 रिलीज़ किया गया, इसमें टॉप पर रहा था स्वीडन। भारत की रैंकिंग थी 10वीं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में कौन सा देश कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया है? तो हाल ही में जो अपना देश भारत है, ये कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया है। अब ये कोलंबो कहाँ है स्थित है? तो ये स्थित है श्रीलंका में। अब इसकी क्या स्टोरी है, भारत इससे क्यों बाहर हुआ है, तो इससे आप समझिएगा। देखिए प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? गोटबाया राजपक्षे। और जब गोटबाया राजपक्षे ये सत्ता में नहीं आए थे, तब इन्होंने वादा किया था कि यदि मैं सत्ता में आता हूँ तब हम चाइना के साथ अपने संबंध, मतलब कि जो व्यापारिक संबंध है, इसे मजबूत बनाएंगे। इसी के तर्ज पर जब इनकी सरकार आई, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है श्रीलंका। श्रीलंका के पास ये जो आप देख रहे हैं हम्बनटोटा पोर्ट। देखिए ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हम्बनटोटा पोर्ट ये कहाँ स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। तो देखिए चाइना से संबंध बेहतर करने के लिए जो श्रीलंका है, इसने इस हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना को दे दिया, मतलब कि फ्री में नहीं दिया। यहाँ इस हम्बनटोटा पोर्ट को व्यापार करने के लिए चाइना को लीज पर दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। तो भारत ने भी सोचा कि आपने चाइना को तो व्यापार का अधिकार दिया है, मतलब कि इसके साथ व्यापारिक संबंध आप अच्छे कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ अधिकार चाहिए, मतलब कि हमें भी कुछ हिस्सा दिया जाए, हम भी व्यापार को
मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इसी के तर्ज पर यदि देखा जाए तो ये तो है हम्बनटोटा पोर्ट। इसी के आगे में कुछ यहाँ पास यदि आप देखेंगे तो ये है पोर्ट ऑफ कोलंबो। तो श्रीलंका ने क्या कहा भारत को कि यदि आप व्यापार को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप इस कोलंबो पोर्ट को डेवलप कर लीजिए, मतलब कि आप इसके डेवलपमेंट का कार्य कीजिए, इसके बाद हम इसके शेयरिंग कर लेंगे। मतलब कि इसका जो भी फ़ायदा या मुनाफा होता है इसके शेयरिंग का 51 और 49 में ये जो समझौता हुआ था, मतलब कि इसका 51% रखा जाएगा श्रीलंका के पास और 49% मिलता भारत को। इस तरह ये कुछ समझौता हुआ था। तो यहाँ पर तो है चाइना का पोर्ट, चाइना का पोर्ट नहीं है, मतलब कि चाइना ने इसे लीज पर ले रखा है और यहाँ भारत डेवलपमेंट करने जा रहा था कोलंबो पोर्ट पर। तो ये बात चाइना को हजम नहीं हुई कि भारत और श्रीलंका के बीच जो व्यापारिक संबंध है ये मजबूत बने। तो ऐसे में चाइना ने क्या किया कि श्रीलंका के जो मजदूर संगठन है, मतलब कि जो ट्रेड यूनियन है श्रीलंका में, जो व्यापारिक संगठन है, इसे भड़काना शुरू कर दिया है कि यदि कोलंबो पोर्ट पर भारत डेवलप करता है तो आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो इस ट्रेड यूनियन ने, मतलब कि श्रीलंका में जो भी ट्रेड यूनियन है, इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में जो श्रीलंका गवर्नमेंट है इसका भी ये कहना है कि हम इस समझौते को आगे नहीं ले जा सकते, इसे अभी ही ख़त्म करना होगा। तो इस कारण जो भारत है, मतलब कि इस टर्मिनल में, इस कोलंबो टर्मिनल परियोजना में जो भारत की हिस्सेदारी होनी थी, हालांकि 3 लोगों की हिस्सेदारी होनी थी, भारत, जापान और श्रीलंका की, तो इससे भारत अब एग्जिट हो चुका है। टर्मिनल ये कुछ इस तरह बनने जा रहा था। टर्मिनल वैसे आप समझते ही होंगे जहाँ कंटेनरों के माध्यम से जहाज़ का जो सामान है ये चढ़ाया और उतारा जाता है। तो देखिए यहाँ से आप लोगों ने 2 पोर्ट देख लिए। एक त्रिंकोमाली पोर्ट भी आप याद रखेंगे जो कि श्रीलंका में ही स्थित है। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? तो कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, प्रेसिडेंट अभी मैंने बताया है गोटबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे और ये दोनों ही भाई भाई है। अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं AR रहमान। तो देखिए NGO अलर्ट के द्वारा समाज के लिए अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और इस अवार्ड की जो शुरुआत है ये बायोकॉन के द्वारा की गई थी। बायोकॉन जिसके संस्थापक किरण मजूमदार शॉ है, इसी के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है जो कि प्रदान किया गया AR रहमान को। और देखिए यदि हम AR रहमान की बात करें तो हाल ही में, मतलब कि ये न्यूज़ नवंबर 2020 में ही आई थी, हाल ही में इन्हें बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया के पहले एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो बॉलीवुड अभिनेता है सोनू सूद, इन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जॉन अब्राहम, ये भी हाल ही में, मतलब कि इन्हें पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। जबकि जो सुनील शेट्टी है, इन्हें अभी हाल ही में, मतलब कि कोरोना काल में मुंबई में डिब्बे वालों की हेल्प करने के लिए यहाँ के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, इनके द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में संगीता बहादुर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संगीता बहादुर ये भी हाल ही में माल्टा में भारत की अगली राजदूत बन गई हैं। तो देखिए राजदूत और उच्चायुक्त से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत कम ही पूछा जाता है एग्जाम में, ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन के थ्रू एक कंट्री को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है माल्टा। तो आप यूरोप मैप में देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है इटली और इटली के पास ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा, ये है माल्टा। तो माल्टा की कैपिटल क्या है? माल्टा की कैपिटल है वेलेटा, करेंसी है यूरो। तो देखिए ये जो देख रहे हैं आप इटली को ही कहा जाता है यूरोप का भारत। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की तरह यह भी एक कृषि प्रधान देश है और इटली की गंगा ये किस रिवर को कहते हैं? पो रिवर को। हम बात कर रहे हैं यहाँ माल्टा की, तो माल्टा की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से लग रही है। इसके अलावा यदि यहाँ आप देखेंगे यूरोप मैप में तो ये है स्पेन, अफ्रीका वाले मैप में यहाँ है मोरक्को। स्पेन और मोरक्को दोनों के ही बीच में है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य क्या होते हैं? जहाँ 2 भूभाग अलग होते हैं और 2 जलभाग मिलते हैं। 2 भूभाग अलग हो रहे हैं मतलब कि स्पेन और मोरक्को, और 2 जलभाग मिल रहे हैं मेडिटेरियन सी और यहाँ अटलांटिक महासागर। और इसी जिब्राल्टर स्ट्रेट के माध्यम से यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप अलग होते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला वाणिज्यिक जैव ईंधन रॉकेट लॉन्च किया है? तो अपना पहला जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल रॉकेट ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है ब्लू शिफ्ट के द्वारा। देखिए यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है,
ब्लू में तो BLUE होता है, लेकिन इस कंपनी के नाम में ई नहीं है, इसका नाम है ब्लू शिफ्ट। इसी के द्वारा पहला जैव ईंधन रॉकेट लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है, तो इस रॉकेट का नाम है स्टार डस्ट। मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टार डस्ट 1.0। अब ये जो ब्लू शिफ्ट कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है, तो ये अमेरिका की एक स्टार्टअप कंपनी है। हालांकि अभी अमेरिका की और भी कई कंपनी है जो कि चर्चे में रही हैं। नासा, ये तो आप सभी जानते हैं, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। दूसरा अभी चर्चे में है स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। और ब्लू शिफ्ट जो कि हाल ही में, मतलब कि ये एक अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी है जिसके द्वारा पहला वाणिज्यिक जैव ईंधन रॉकेट लॉन्च किया गया है। अच्छा, जैव ईंधन से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। भारत में भी यदि देखा जाए तो जैव ईंधन नीति लागू करने वाला जो पहला राज्य है ये राजस्थान है। वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अनुसार दिसंबर 2020 तक भारत में किस राज्य से अकेले 24 ग्रैंड मास्टर हैं। अच्छा, भारत में अभी तक कितने ग्रैंड मास्टर हैं, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर ये बने हैं लियोन मेंडोका जो कि गोवा से बिलोंग करते हैं। इनकी उम्र है 14 ईयर। तो देखिए, भारत में 67 ग्रैंड मास्टर हैं और पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो 24 ग्रैंड मास्टर हैं ये किस राज्य से है, तो 24 ग्रैंड मास्टर अकेले हैं तमिलनाडु से। तो देखिए, भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर रहे थे जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद, ये भी तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर वाला जो राज्य है ये तमिलनाडु ही है। तो अब यदि हम बात करें वर्ल्ड चेस फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में। हेडक्वार्टर स्थित है लॉजन, स्विट्ज़रलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं अर्काडी ड्योरकोविच। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था निर्मला सीतारमन। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, देश का पहला कोरोना मुक्त यूटी कौन बना है। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।